अस्सलाम वालेकुम। आज हम जूनियर कॉलेज के लेक्चरर शहजाद अहमद सर, जो कि फ़िज़िक्स के लेक्चरर है, जो काफ़ी वक्त से इस जूनियर कॉलेज में अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। तो चलो जानते हैं कि जूनियर कॉलेज के तालीम दर्स व तदरीस के अमल में उनका क्या तजुर्बा रहा है। देखिए, मेरा तो ये तजुर्बा ये है कि एजुकेशन सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, जो कि मिनिमम 3 लोगों के दरमियान में अंजाम दिया जाता है। जैसा कि एक स्टूडेंट है, एक टीचर है और गार्जियंस है। तो इनमें स्टूडेंट्स, टीचर और गार्जियन का रोल बिल्कुल जो होना चाहिए वो बिल्कुल उसमें मिलना चाहिए उनका। लेकिन होता क्या है, एजुकेशन में बच्चे की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखने में आता है कि कहीं ना कहीं टीचर या फिर स्टूडेंट या फिर गार्जियन, इनके अंदर कुछ ना कुछ कमी आ रही है। इसलिए एजुकेशन जो प्रोसेस है बच्चे का, वो प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है ना। तो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा सेल्फ मेहनत अपने टीचर के बताए हुए तरीके के मुताबिक करता है और उसी को, वो मेहनत को गार्जियंस अपने बच्चे से करवाते हैं घर पे, तो एजुकेशन का म्यार जो है इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन अगर गार्जियंस अगर बिल्कुल अंधे होकर बैठ जाए, कोई ध्यान ना दे और टीचर बस क्लास में पढ़ाते रहे और बच्चे उसको कुछ भी ध्यान ना दे, ना पढ़े ना लिखे, बस अब आज तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल के ज़माने की वजह से ये हुआ कि भाई बच्चे मोबाइल में मुलविस हैं, पढ़ाई से उनका बिल्कुल रुझान उतर गया, बहुत दूर चले गए। तो इसीलिए एजुकेशन जो है आज बच्चे का स्तर जो है वो बहुत कम है। अभी जो स्टूडेंट में तालीमी पसमानदगी जो देखी जा रही है, तो आपने कहा कि भाई जो एजुकेशन की जो प्रोसेस है ये ट्राइपुलर है, जिसके अंदर पेरेंट्स सेंटर में स्टूडेंट होता है और उसके मौलिम, उसका टीचर। तो दिन ब दिन जो म्यार है वो घटता हुआ, गिरता हुआ हम जो है हमारे मुशाहिदे में आया है। तो क्या वजह है, कौन है इस बात के लिए जिम्मेदार? एक तो आप सीधे सीधे जिम्मेदार मौलिम को ठहरा रहे हो, या फिर सीधे सरपरस्त को ठहरा रहे हो, या फिर सीधे वो मरकज़ जिसे हम स्टूडेंट कहते हैं। तो तीनों में आपको ज़्यादा जिम्मेदार कौन लगता है? हाँ, मुझे मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके जो है तीनों पर ये जिम्मेदारी आयद होती है, मौलिम पर भी और बच्चे पर भी और उसके गार्जियन पर भी। जहाँ पर जिसकी मेहनत कम हो जाती या जिम्मेदारी कम हो जाती, वहाँ पर एजुकेशन का स्तर बिल्कुल नीचे आएगा, उसका ग्राफ नीचे आएगा। और तीनों एट अ टाइम सडनली एक साथ में चलते रहे तो एजुकेशन का ग्राफ वाकई में आगे बढ़ेगा। ये मेरा मतलब ये है। मतलब आपका कहना ये है कि तीनों हाँ एट अ टाइम चलना चाहिए, एट ए टाइम चलना चाहिए। अगर उसमें का अगर एक भी हैंड जो है इसी तरीके का कमज़ोर पड़ता है तो एजुकेशन का ग्राफ जो है नीचे आएगा, है वो डिग्रेडेशन वाला जी हाँ मतलब पैदा हो जाता है। अगर जैसा सपोज करो कि आपका जूनियर कॉलेज का जो स्टाफ है वहाँ पर तीनों हैंड जो है बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो स्टूडेंट का बेसिक कमज़ोर है तो क्या ये मुमकिन है कि आप जूनियर कॉलेज में पहले उसका बेसिक करो? आप ये कहते हो कि भाई हम जब भी उसके बेसिक के लिए कोशिश करें तो फिर सिलेबस वाला टारगेट आपके लिए हो जाता है। कहा जाता है कि भाई नीचे जो 5 से 8 के या उसके पहले के जो बच्चे के जो मराइल से जो बच्चा गुजरता है, उसमें जो है बच्चे का बेस जो है वहाँ पर कमज़ोर रह गया है, जिसकी वजह से जो है उसका खामियाजा जूनियर कॉलेज को भुगतना पड़ता है। तो क्या नीचे के जो टीचर है वो जिम्मेदार लगते हैं आपको? देखिए, अब मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, ये काफ़ी बड़े सब्जेक्ट्स हैं। इनके लिए बच्चों का बेस होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का बेस अगर कमज़ोर है तो हम ये भले ही कर सकते भाई 11th में जब वो आते हैं हमारे पास में, तो जिन बच्चों को पढ़ते और लिखते आता उनका हम बेस क्लियर कर सकते हैं, जिनको पढ़ते लिखते आता। लेकिन देखने में ये आता है कि कुछ बच्चे अपने उर्दू मीडियम में ऐसे हैं जिनको लिखते भी नहीं आता और उनको पढ़ते भी नहीं आता। तो माफ़ कीजिए, इसके लिए क्या नीचे के जो टीचर है
हाँ, तो वो जिम्मेदार आपको लगते हैं? इसकी मैंने पहले आपको बताया है कि एजुकेशन में जिम्मेदारी 3 लोगों पर। नहीं, अगर 2 लोग देखिए, आप किसी एक पर नहीं थोप सकते। नहीं, जैसा बच्चा जो है अपना ज़्यादा वक्त जो है इदारे को दे रहा है तकरीबन, वो अगर वो अपने दिन के 12 घंटे अगर रह रहे हैं तो उसके अंदर खाना पीना वगैरह उसके मसरूफियात को छोड़ के बाकी के तकरीबन 5.5 घंटे जो है वो एक इदारे को दे रहा है वो, और मुसलसल जो है ये अमल उसका चलते रहता है। उसके बावजूद भी अगर वो उर्दू पढ़ने में नाअहल है या फिर आपके फिजिक्स का अगर मसला हो, न्यूमेरिकल अगर उसको कैलकुलेशन करने हैं, ऑपरेशन करने हैं, तो वो कैलकुलेशन के लिए अगर बच्चा जो है नाअहल है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस वक्त उसको जो है मैथ्स के जो बेसिक क्लियर करवाने चाहिए थे, कहीं वहाँ पर मौलिम की कमी पेशी रह गई। उर्दू के ताल्लुक से जो अल्फाज की बंदिश या अल्फाज के तलफ़ुज़ की अदायगी के लिए ज़्यादा जो जिम्मेदारी होती है मौलिम की होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेन टीचर होता है, उसने साइकोलॉजी पढ़ी होती है, वो स्टूडेंट के लिए वैसे जो है प्रोग्राम वैसे मंसूबे बनाकर जो है एक मंसूबा तहत मंसूबाबंद तरीके से जो है करता है। अगर बोला जाता है कि भाई नीचे जो मौलिम है, जो टीचर है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए हैं, जिसकी वजह से ऊपर की क्लासेस में कोर्स को पूरा करना है या जो वहाँ पर जो एक बड़ा सा एक सिलेबस उनके पास में है, तो उसकी वजह से ऊपर वाले लोगों को तकलीफ होती है। उसके लिए वो सीधे जो है जिम्मेदार ठहराते हैं मिडिल वगैरह के या प्राइमरी सेक्शन के टीचर्स को। तो मैं अभी ये सवाल लेकर, माफ़ कीजिएगा, मैं जा रहा हूँ अतीक अहमद सर से। क्या अतीक अहमद सर, ये कहा जाता है कि जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के जो टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों का बेस बनाने में जो है लापरवाही बरतते हैं, जिसका खामियाजा जो है जूनियर कॉलेज को या फिर स्कूल के बुरे रिज़ल्ट उसका नतीजा होते हैं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि वो वाकई में कहीं ना कहीं प्राइमरी या अपर प्राइमरी के टीचर जो है बहुत सारी बातें जो शहजाद सर ने बताई, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि ये 3 टायर प्रोसेस है। जैसा ऑटो रिक्शा होता है तो 3 टायर के बगैर ऑटो रिक्शा नहीं चल पाता है ना। तीनों टायर अपनी जगह अपना अपना वर्क करना चाहिए। बच्चे का कमज़ोर होना या उसका बेस नहीं बनना, उसकी कई सारी वजूहात हो सकती है। पूरी तरीके से आप एक लोअर के 5 से 8 या 1 से 4 के उस्ताद को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते पूरी तरीके से भाई यही बंदा ज़िम्मेदार है। जिस तरह आज आपकी पोजीशन में आपके पास बच्चा आने के बाद में आप जो अमल कर रहे हो, जो उस पर मेहनत कर रहे हो, ये भी है कि वो 6 से 8 वाला 1 से 4 वाला उस पर वही मेहनत कर रहा है, 1 से 5 वाला वही मेहनत कर रहा है, लेकिन वो बच्चा हासिल नहीं हो रहा। यहाँ पर या तो कुछ कमज़ोरी ये रह जा रही कि बच्चे के वालिदैन की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, या बच्चा खुद इंटरेस्ट नहीं ले रहा, और बहुत करके अक्सर करके ये बोला जाता है कि भाई टीचर्स मेहनत नहीं कर रहे, टीचर्स मेहनत नहीं कर रहे। एक ही तरफा आंसर आपको सुनने को मिला होगा अभी तक समाज में। लेकिन एज ए टीचर आपने भी ये चीज़ देखे होंगे कि आप भी खुद मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि 100% आपको रिज़ल्ट मिले। मैं मेरे लाइफ का 16-17 साल का तजुर्बा बताता हूँ कि 2008 में मेरे पास में 8वां डी था। 8वां डी में टोटल 86 बच्चे थे। उन 86 बच्चों में से मेरे पास में जब क्लास आई तो सिर्फ़ और सिर्फ 9 बच्चों को उर्दू आती थी। मैंने एक अपने तौर पर एज ए क्लास टीचर एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उसमें 9 बच्चे अलग अलग मोहल्ले के रहने वाले थे, कुछ 3 बच्चे एक मोहल्ले के थे, तो उनको हर महीने 2-2 बच्चे देता था कि इनको हरूफ तहज्जी पढ़ाओ, एक लाइन पढ़ाओ, और सैटरडे टू सैटरडे मैं वो जो बच्चों पर मेहनत होती थी उनसे एक लाइन 2-2 लाइन पढ़वाता। तो माशाल्लाह साल भर में मेरे पास में जो स्टार्ट में 9 बच्चे थे, जब साल ख़त्म होते आया, सालाना इम्तिहान आया, तो वो तादाद 22 से 25 तक चली गई। लेकिन 86 बच्चे मैं कवर कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आपका मुद्दा ये है कि स्कूल या फिर टीचर की तरफ से कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट होना चाहिए। जी, जैसा कि शहजाद सर ने कहा कि भाई 12वीं में
खासतौर से एक बड़ा मसला होता है बेसिक का जी। और उन्होंने जैसा आपने अपनी सफाई पेश की, आपने जो किया आपको उस वक्त में आपको जो है उसका फ़ायदा मिला। 9 बच्चों से बच्चे जो है 50 लिए होंगे तकरीबन, 22-25 लिए थे। तो ये होता है कि अगर आप प्रॉपरली एक मनसूबाबंद तरीके से कोई प्रोजेक्ट को अगर अपने इदारे के अंदर चलाते हो तो आपको फ़ायदा मिलता ही है। ठीक है, आपने एक साल में 9 से जो है 23 पर या 25 पर लाया था, अगले साल में वो यानी जो ना पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी तादाद दिन पर दिन कम होकर 2 या 3 साल में अगर ये रेशो लिया जाए तो 3 साल में तकरीबन आपके पास के जो जितने स्टूडेंट 100% स्टूडेंट जो है वो पढ़ने के अहल हो जाएंगे, ऐसा कैलकुलेशन बताता है जैसे आपने कहा। तो उसके बाद में भी ये मसला आज तक कायम है, क्योंकि बहुत पिछले जो डिस्कशन हुए हैं उसके अंदर भी ये मसला था, आज भी ये कायम है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपरली वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो क्या होता है, क्या कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या टीचर इसके लिए अनदेखी कर रहे हैं? मसला अगर कायम है तो कोई ना कोई इसके अंदर जिम्मेदार, ऐसा मुझे लगता है। मैं शहजाद सर खाती हूँ जिम्मेदार तो इसमें जैसा सबसे बड़ा जिम्मेदार इसमें स्टूडेंट है खुद, कि उसको सारी चीज़ें इनपुट उसको मिल रहा है, उसको गार्जियन की तरफ से भी इनपुट मिल रहा है, टीचर की तरफ से भी इनपुट मिल रहा है, उसको सब मिल रहा है, लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहा है, उस पर मेहनत नहीं कर रहा है और अपने आप को कॉन्क्रीट बना नहीं रहा है, मतलब मेहनत नहीं कर रहा है। वो मोबाइल में और दूसरे कामों में मुलविस होकर जो काम करने के है वो काम को नहीं कर रहा है, इसलिए उसका बेस भी कमज़ोर हो रहा है और वो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। जैसा आप के जो बयान हैं, आपके जो स्टेटमेंट है, उससे आपसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मोबाइल भी जो है बहुत ज़्यादा वो डिग्रेडेशन के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। अभी हमारे साथ में जुड़े हैं जूनियर कॉलेज के मैथ्स के लेक्चरर जुनैद अहमद सर, वेलकम सर। ये जो डिस्कस चल रहा है, अभी यही बात हो रही थी कि बेस कमज़ोर है बच्चों का। तो सर ने कहा कि भाई एक जो है 3 टायर्स प्रोसेस चलती है, पेरेंट्स का सेंटर में स्टूडेंट होता है और टीचर होते हैं। तो तीनों में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है बेसिक की कमज़ोरी के लिए? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। मैं बहुत देर से आपका डिस्कशन सुन रहा था। जिस मुश्किलात से टीचर्स लोग अभी गुजर रहे हैं, तो बार बार क्लेम आता है कि भाई बच्चों का आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो सर की बात से तो मैं पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ कि भाई तालीम का जो भी प्रोसेस है वो तीनों पर डिपेंड करता है, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर। अब इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो मैं मानता हूँ टीचर की है, ठीक है, क्योंकि टीचर की का जो जॉब है वो टीचिंग का ही है। अब पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स के मुख्तलिफ प्रॉब्लम रहते हैं, खास तौर से अपनी माइनॉरिटी सोसाइटी के अंदर में। और बात है बच्चों की, तो आज के दौर में जो हमको जो प्रॉब्लम जा रही है बेसिक में सबसे बड़ी वो ये है कि बच्चे जो है तालीम की अहमियत को नहीं समझ पा रहे। और सर ने बताया कि जैसा मोबाइल आने की वजह से मोबाइल से बचाना बच्चों को, चाहे वो प्राइमरी के बच्चे हों, चाहे हाई स्कूल के या जूनियर कॉलेज के, ये सबसे बड़ा टारगेट हो गया। तो ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए पूरी तरह से, और टीचर तो मेहनत कर ही रहा है। अब जूनियर कॉलेज में जो बच्चे हमको मिल रहे हैं, क्योंकि मैं जूनियर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैं उसी के हिसाब से बात करूँगा। क्या हम जो एक्सपेक्टेशन चाहते हैं, हम जो पढ़ाना चाहते हैं, इतना वास्ट सिलेबस है, इतने बेहतरीन फार्मूले हैं, इतने बेहतरीन चीज़ें हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेरे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में, कि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं बच्चों को इतना सारा दूँ कि वो आगे चल के हायर एजुकेशन में उसका इस्तेमाल करें कुछ करें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चों का बेस ही नहीं है। आपने आपके तासुरात में बोला कि बच्चे जो है तालीम की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सच्चाई है आपकी बात में। यही वजह है कि तालीमी पसमानदगी की तरफ जो है कौम बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए कौन है जो बच्चों को तालीम की अहमियत को समझाए?
क्या बच्चे जो है तालीम की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं। तालीम की अहमियत को समझाना ये बच्चों के लिए जो जिम्मेदारी ये सिर्फ सरपरस्तों की है या मौलिम का भी जो है इसमें किरदार होना चाहिए? बिल्कुल मौलिम का किरदार होना चाहिए। टीचर तो पहले रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, तो हर एक चीज़ जो है एजुकेशन से जुड़ी हुई उसके बारे में बच्चों को बारीक से बारीक मालूमात दी जाए, अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। नहीं, 12 तालीम की अहमियत जो है मौलिम समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा जो बाहर के माहौल में जा रहा है या उसको घर पे जो माहौल मिल रहा है, अगर वो उससे उलट है तो उसके लिए भी कई जो है समाज, मुझे लगता है कि समाज जो है कहीं ना कहीं उसके लिए अव्वलीन दर्जे पर जिम्मेदार है। तो ज़रूरी है कि वो कोई भी समाज से बच्चा आता हो या कोई भी इलाके से आता हो, तो बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे के जो सरपरस्त है बच्चा और साथ में मौलिम, इन तीनों के अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इस पर आप अपना इज़हार ख्याल करें। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए तो हमने पेरेंट्स मीटिंग वगैरह का जो नियोजन किए थे। तो लेकिन हमने देखा है कि हमारे समाज के अंदर, खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर भी, जब हम पेरेंट्स मीटिंग लेते हैं तो हमको पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स ही दिखाई देते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है उनका। तो यानी अगर 100 बच्चों के पेरेंट्स बुलाए जा रहे हैं तो मुश्किल से 3 या 4 बच्चों के पेरेंट्स आते हैं। तो हम किस तरह से हमारी प्रॉब्लम को उन तक के पहुंचाएंगे, समाज तक के पहुंचाएंगे कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है तालीम को उन तक के पूरा पहुंचाने के लिए। जब हम सर से क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर ने कहा कि भाई मोबाइल जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं इन्होंने मोबाइल को जिम्मेदार ठहराया। आज जो है ये रिसेंट जो मॉडर्न जो एज है, आज का डिजिटल टाइम चल रहा है, डिजिटल पीरियड चल रहा है। आप जो है ऐसी हालत के अंदर जो डिजिटल जो इन्वेंशन है उससे आप भाग नहीं सकते, बल्कि उसके साथ में ही अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि अभी गवर्नमेंट की नई पॉलिसी के अंदर डिजिटल एजुकेशन की तरफ गवर्नमेंट का खास तौर से ध्यान है, और आज हमने जो है डिजिटल को ही हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो क्या हम इन डिजिटल वे को पॉजिटिव वे में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्या लगता है? बिल्कुल करना, मैं मुताबिक हूँ आपकी बात से, आप सही बोल रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसको रोक नहीं सकते। आज मोबाइल है, कल कुछ और आएगा, उसके बाद में और कुछ आएगा, तो उसको पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना नामुनासिब है। उसी को हम अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें, मोबाइल का जो सही यूज़ करना सिखाए बच्चों को, बार बार हैमरिंग करें, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ बच्चे तो रिस्पॉन्स देंगे उसमें। तो जैसा नियर अबाउट आज हर बच्चे के हैंड में हैंडसेट पड़ा है, आज सेलफोन हर बच्चे के पास में। क्या आपके इदारे में डिजिटल टीचिंग की जाती है, या फिर आप जो है कुछ ऐसे असाइनमेंट बच्चों को देते हो जिसमें आप जो है बच्चों को अपने कोई प्रोजेक्ट या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जो उनको ऑनलाइन निकालनी है और उसका एक असाइनमेंट बना कर पेश करना, आप कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट आपके स्कूल में या आपके ज़रिए चलाया जाता है? हम तो हमारे लेवल पे पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम उनको मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जो भी लेक्चर्स ऑनलाइन होते हैं उनको देखने का या उनको पढ़ने का, समझने का बोलते हैं, गाइडेंस करते हैं। लेकिन बच्चे घर पे जाके इसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है पेरेंट्स की जिम्मेदारी। अगर पेरेंट्स हमारा साथ दे तो हम बहुत बड़े लेवल पे बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। पेरेंट्स का आप साथ कैसे हासिल कर सकता हो? पेरेंट्स का साथ तो अब वही है, पेरेंट्स मीटिंग ली जाए, उनसे कांटेक्ट की जाए, रब्ता जाएंगे। शहजाद सर, आपके पास में अगर ऐसी कोई तजवीज़ हो जिसकी वजह से जो है टीचर और पेरेंट दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली कम्युनिकेट कर सके, ताकि वो सेंटर जो बच्चा है आप उसको कैसे डेवलप कर, ऐसा आपका यानी कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन का वे क्या है आपके पास? देखिए, आजकल अब हम ये कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन का हम सही इस्तेमाल करें। तो अब मोबाइल फ़ोन हमारे पास में है, क्यों ना हम वो जो पेरेंट है, पेरेंट का कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास रखें, बच्चे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो हम उसके वालिद को बताएं या फिर उनको मिलने के लिए बुलाएं। हाँ, तो ये उसका एक तरीका है, इससे हम जैसा कांटेक्ट में रह सकते हैं। कभी कभी ये हो रहा है कि हम पेरेंट्स के साथ में कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन टूट रहा है, जिसकी वजह से टीचर के ताल्लुक से, मौलिम के ताल्लुक से पेरेंट्स में कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ घर कर रही है।
तो ये गलतफहमियों को कैसे दूर किया जाए, मैं जो मुखातिब को अतीक अहमद सर, मैं चाहूँगा कि जो है वो हमको मशवरों से नवाजें। सर सर जो गलतफहमियाँ पैदा हो रही है, हम तमाम ने D.Ed B.Ed में एक चीज़ पढ़े हैं, केस स्टडी, है ना। बच्चे की क्लास में 40-45, पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अभी तो कम हो गए बच्चे, 40-45 42, जूनियर कॉलेज पर 100 के ऊपर है, सेंचुरी पार कर ली। इसने बच्चों की केस स्टडी करना टीचर्स के लिए पॉसिबल है क्या? पहला सवाल। एक जुनेद सर, शहजाद सर, साजिद सर जूनियर पे पढ़ाते हैं, उनके पास में 114 बच्चे हैं। 114 बच्चों से हम 114 बच्चों के वालिदैन से रब्ता कायम कर लिए। अब कायम करने के बाद में बच्चे की जो केस स्टडी है उसको हमने उनके सामने रख लिए। तो सबसे पहला ये मकसद देखने के लिए आता है, जैसे हम 6 से 8 के लिए वालिदैन से मिलते हैं, तो पहला मकसद हमने ये बना लिए तालीम हासिल करने का, नौकरी मिल जाए। ये जो हमारे समाज की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हम गार्जियन से मिलकर अगर कोई बात कर भी ले तो ये बोलते हैं, हाँ कौन सी नौकरी लग रही, क्या कर रहे, सब कॉपी टू कॉपी चल रहा, सब घूम तो रहे, वो MA करा हुआ है, वो MBBS करा हुआ है। तो तालीम का जब तक के मकसद हो जाएगा नौकरी हासिल करना, तो हमारे मेयार में हम कोई तब्दीली नहीं ला सकते, मुझे ऐसा लगता है। तालीम का मकसद अगर हम ये सोच लें कि हमारे अंदर कुछ सलाहियतों को उभारना है, अल्लाह ताला ने इंसान को बासलाहियत पैदा किया, कोई भी बेसलाहियत नहीं है। अल्लाह ताला ने उसे बासलाहियत पैदा किया, सिर्फ उसकी सलाहियत को उभारना, ये तालीम का अगर मकसद बन जाए तो इंशाअल्लाह तालीमी मेयार में अपने आप ही तब्दीली आ जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। कि जब भी मेरा ये तजुर्बा रहा है कि जब भी तालीमी इदारों से जब मैंने ये सवाल पूछे तो मसाइल जो है हमेशा कायम रहे हैं जुनेद सर। तो क्या ऐसे ही चला तो क्या ज़िंदगी भर या ता क़यामत तक के मसाइल जो है आते ही रहेंगे, या फिर इसका कोई हल है? हल तो निकल सकता है। अगर मुझे तो इतना मालूम मेरी ज़िंदगी का, अगर एक टीचर चाहे तो पूरे समाज को बदल सकता है। अगर टीचर ने ठान लिया तो मुझे ये करना है और करना ही है, अगर मैं मेरे सब्जेक्ट में परफेक्ट हूँ या फिर मेरे सब्जेक्ट की मेहनत मैं ले रहा हूँ बराबर, मेरा जो ड्यूटी टाइमिंग है उसको मैं ईमानदारी से पूरा निभा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं काजी सर रिजल्ट निकलेंगे। जैसा पेरेंट्स को नहीं जोड़ते आ रहा, नहीं जुड़ रहे हैं पेरेंट्स, या फिर समाज हमारी बातों को वहाँ तक के नहीं पहुँचा पा रहा, साथ नहीं दे रहे, तो अब हमारे अंडर में जितने बच्चे हैं, जैसा हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में जो बच्चे आते हैं, जैसा अभी 114 बच्चे के रिजल्ट बना के दिए हैं, शायद सर बना रहे हैं, 114 बच्चे हैं जूनियर कॉलेज साइंस के अंदर, इसमें मैथ्स में 80 बच्चे हैं। बच्चों को बेसिक चीज़ें नहीं मालूम ना, ऐसा 5 बच्चे भी नहीं है जो बेसिक के सवालात का जवाब दे सकें। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी टीचर से, मेरे अपने आप से भी है, मैं खूब मेहनत करता हूँ, लेता हूँ इंशाल्लाह, और उसमें बहुत करूँगा। क्या एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 7वीं 8वीं की बात करूँ मैं, 7वीं 8वीं 9वीं 10th का तो बोर्ड का एग्ज़ाम रहता, अगर एक क्लास में 40 या 50 बच्चे हैं, तो मेरी हर एक से ये रिक्वेस्ट है, कोई भी टीचर हो, आप 10 बच्चों को मना के दिखाओ, तो आपकी ड्यूटी का आप वो कर रहे हैं। अतीक सर ने जब 9 से 25 पर लाए थे उन्होंने, ये सर का जो बोलना है कि भाई आप 10 बच्चे बना के दिखाओ, तो 10 बच्चे तो सर ऑलरेडी रहते बने बनाए। जो आप बोल रहे हैं 80 में से आपके पास में 5 बच्चे भी नहीं मिले, तो ये असल बात है कि ये गलती हुई कैसे, ये इसकी जांच करना ज़रूरी है सर। क्योंकि जैसा आज मेरे पास में जो 8वीं में बच्चे हैं, मैं 8C में मैथ्स पढ़ाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह और गारंटी के साथ में मैं ये बोलता 17 बच्चों ने आउट ऑफ नंबर लेना। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अगर 40 में 17 बच्चों ने आउट ऑफ नंबर लेना, तो जैसा बेसिक में 3 सेक्शन आ रहे हैं अपने पास में, 3 सेक्शन से बच्चे आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं जी। तो एक क्लास से अगर 15 बच्चे या 10 बच्चे भी हो गए तो 3 के कितने जा रहे हैं, 30 से मतलब 50 का एवरेज आ रहा है। अगर 30 से 50 बच्चे भी बेहतरीन पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं जी, तो वो बच्चों को अपन बहुत अच्छा लेके जा सकते हैं। जैसा नीट हो गई, JEE की हो गई, बहुत अच्छा कर सकते हो। नीचे खास तौर से नीचे क्या है, एक एजुकेशन का जो वैल्यूएशन का जो सिस्टम है,
इसमें उसने जो वैल्यूएशन के जो है समेटिव और फॉर्मेटिव इस तरीके के दो किया है। तो फॉर्मेटिव का जो उसने एक पर्टिकुलर एक जो प्लॉट तैयार किया है उसके अंदर सर केस स्टडी के ऊपर, केस स्टडी से मुराद ये जैसा तिक सर ने इस बार बताया कि बच्चे को आपको सामने रखना, बच्चे को कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन सी चीज़ें वो नापसंद करता है, बच्चे की स्टडी है पूरा पूरा। उसमें जो है बच्चे अपने सामने उसकी स्टडी करो। यहाँ तक है कि आपको हर स्टूडेंट का A to Z स्टडी करना है। देखिए मेरा तो उसकी दादू सर, नापसंद मेरा तो ये मानना है कि बच्चे को सबसे पहले बेस आना, हाँ बेस, उसको पढ़ते आना, उसको लिखते आना, उसको समझते आना, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होना। हाँ, और अब क्लास के अंदर टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहा है वो टॉपिक को बच्चे ने समझना, और नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश करना, ये दो बातें की। फिर अब वो घर पे जा रहा है, घर पे जाने के बाद में अब उसके गार्जियन की ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने उसको पूछना कि बेटा आज तेरा फिजिक्स में क्या हुआ, आज फिजिक्स में तुम्हारा रोटेशनल डायनामिक्स में क्या हुआ। या फिर उनको गार्जियन को चलो नहीं समझता ये बात है, लेकिन वो अपने निगरानी में उनको कम से कम पढ़ने के लिए बिठा सकती कि बेटा तू पढ़ ही इतना, जो टीचर ने पढ़ाया है वो बच्चे को आ गया है या नहीं आया है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है ये हर जैसा गार्जियन के पास में इतना सलाहियत नहीं है, इतना ज़्यादा वही बात मैं पेश करना चाहता था। मैंने उसको क्लियर कर दिया, कि भाई हर गार्जियन के पास में ये बात नहीं है, एक्चुअल में क्या, लेकिन अपने निगरानी में उसको हम बिठा सकते, उसको पढ़ा सकते, बेटा तू पढ़ा, है ना। एक्चुअल में हो रहा क्या है, जैसे मैं भी इधर अपर प्राइमरी से बिलोंग करता हूँ, और गवर्नमेंट ने जो इवैल्यूएशन का जो एक क्राइटेरिया तैयार किया है सर, तो मैंने आपको पहले भी बोला, तो उसने जो है उसमें जो इवैल्यूएशन तैयार किया है, इवैल्यूएशन के अंदर उसमें एक तो जो है वो समेटिव है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है फॉर्मेटिव। एक फॉर्मेट के तहत जो है बच्चे को तालीम देना, वो फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट ये है कि बच्चे को जो है आपको सामने रखना है, एक तो बच्चे की पसंद नापसंद का ख़ास तौर से ख्याल रखना है, दूसरा उसमें ख़ास बात यह है कि उसमें बच्चे की जो उसका जो स्तर है, उसका जो लेवल है, उसकी निश्चित ही करना है। आपको डिसाइड करने का है कि स्टूडेंट का लर्निंग लेवल क्या है, उसका लर्निंग लेवल मालूम करने के बाद में उसका लर्निंग स्पीड क्या है। हर बच्चे का सीखने की जो रफ्तार होती है वो जुदा होती है। सबसे पहले जो है आपको ये तय करना है कि बच्चा जो है किस सतह का है, उसकी सतह, उसका लेवल डिसाइड करना है। फिर उस बच्चे का स्पीड, उसका लर्निंग स्पीड क्या है वो आपको डिसाइड करना है। ये सारी चीज़ों को केस स्टडी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाए, उसके बाद में आप जो है उसके लिए तालीमी मंसूबा बनाना है और उस तालीमी मंसूबे के तहत उस बच्चे को तालीम मुहैया कराना है। ये होता है तरीका। एक्चुअल में ये है कि ये जो है सिर्फ ऑन पेपर है, ये पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट ने फॉर्मेट दिया है, आपको इस तरीके से कदर पैमाई करना है, आपको बच्चे का किस सतह को जो है इस तरीके से उसका सतह जो है आपको उसका डिसाइड करना पड़ेगा कि बच्चे का लेवल ये है। फिर उस बच्चे के लेवल के हिसाब से उसको उसमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसके लिए उस तालीमी मंसूबा बनाना पड़ेगा और फिर ये सारी चीज़ें मंसूबे के तहत प्रॉपरली उस बच्चे को उसको एजुकेशन देना पड़ेगा, तालीम देना पड़ेगा। तब जाकर ये गवर्नमेंट की जो एजुकेशन पॉलिसी में जो उसकी जो कदर पैमाई का जो उन्होंने फॉर्मेट तैयार किया था, तब जाकर एक्चुअल में ये हो नहीं पा रहा। दूसरा ये जाता है कि बच्चे को प्रमोट करना है। कुछ हद तक के मेरे ख्याल से सर आप बोल रहे हैं कि ये हो ही नहीं पा रहा है सर, जीरो नहीं है। हर बच्चे पर स्पेशल यानी अपन इसका रिकॉर्ड रख के नहीं कर रहे, आप भी कर रहे, मैं भी कर रहा हूँ। जैसे अपने पास में एक आध बच्चा ऐसा आता, अपने को ऐसा लगता कि ये कुछ कर सकता है ना, इसको 2 से 10 तक पहाड़ा आ रहा है। जैसे मैथ्स की बात लिए 2 से 10 तक पहाड़ा आ रहा, ये जमा वज़ा कर ले रहा 2 इंची 3 इंची, तो कहीं ना कहीं अपना स्पेशल ध्यान बाजू से, क्लास में नहीं, बाजू से अपन स्पेशल ध्यान उस पर लगा देते, वो बच्चा धीरे धीरे कवर हो जाता साल भर में। तो सर ये इस तरह है
ये अपन कर रहे, लेकिन कैसा है अपन प्रॉपरली नहीं कर रहे, उसका रिकॉर्ड ना रखते हुए कर रहे। हाँ, अब कैसा हो रहा है कि आपके पास में जैसा इसके लिए जैसा सर ने बोले कि ये कर रहे हैं, अब इसके लिए क्या रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड को एजुकेशन में हमारे सिस्टम में उसको कहा गया है स्टूडेंट का पोर्टफोलियो। पर्टिकुलर हर बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार होना चाहिए। वो पोर्टफोलियो जो है, जब आप ये बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता है तो नेक्स्ट क्लास में जो टीचर है उसकी स्टडी उसके लिए ये बच्चा अननोन है, तो एक्चुअल में उसमें क्या डिजीज़ है, क्या डिफिशियंसी है, ये डिफिशियंसी को अगले टीचर को समझने के लिए उसका जो पोर्टफोलियो होता है वो कारआमद साबित होता है। वो बच्चा जब वो बच्चे का आएगा, वो बच्चा अगर इनके जुनेद सर के पास में गया, वो प्रॉब्लम आ गई, जुनेद सर क्या करेंगे, उसका पोर्टफोलियो या इसका क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से फाइंड आउट करने के लिए कल अधिक वो फाइल जो है बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। सही है, ये पोर्टफोलियो वैसा अपना तैयार होगा संचय का। इसकी जो बच्चे की जो कदर करना आपने की है, आने वाले सीजन में जो है तो उसको मद्देनजर रखते हुए उसके साथ वैसा ट्रीट किया जाए, ये कहना चाहते हैं। हाँ, नहीं, उसका रिकॉर्ड ही आता है, सिलसिला चले वो आगे और बेहतर तरीके से ताकि अगला जो टीचर है जो उस बच्चे के ताल्लुक से अननोन है, अनजान है, उसको पता नहीं है कि बच्चे का लेवल क्या है, तो ये जो पोर्टफोलियो जो है ये उसको उस बच्चे को समझने में टीचर को बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। ऐसा है सर, जैसा अपनी साइंस अपने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह साइंस का जूनियर कॉलेज हो, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, जो कि आपको पता नहीं होगा शायद, तो पूरे डिवीज़न के अंदर में सिर्फ 3 ही जगह है, फिर अमरावती डिवीज़न में। उर्दू मीडियम का जिला परिषद और जिला परिषद साइंस जूनियर कॉलेज, साइंस को है अपना और एक में जहाँ से आ जाए। मसला सबसे बड़ा क्या है कि जैसे अपना अगर बच्चा अपने में से अगर किसी का बच्चा रहता 11th क्लास के अंदर, तो हम उसकी नीट की तैयारी शुरू कर देते, नीट बोलो, JEE बोलो, ये तो भी हायर एजुकेशन के, तो हम करना चाहते हैं लेकिन हमको वो चीज़ नहीं मिल रही। तो मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई सर ब्लेम नहीं है, कुछ नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है खास तौर से अपने जो प्राइमरी भाई है उनसे, क्या बच्चों को बेसिक इतना पढ़ा दो, क्या उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स को हल करना, जो चीज़ें हैं ना उसमें हमको दिक्कत जा रही है, बच्चे को वो नहीं आ रहा, तो उसमें कैसा हो रहा है हमारा आपके साथ जो देने की जो एक स्पीड रहती है, जो कोर्स का ड्यूरेशन है, तो उसमें बहुत बड़ा खलल आ जा रहा है, और हमको वहाँ से शुरू करना पड़ता है। यानी मैं पहले 15 दिन उनको बेसिक ही पढ़ाता हूँ कि भाई एक्स ज़रा एक्स कितना होगा, 1 - 1/3 कितना होगा, ये कितना होगा, किस तरीके से अपन इधर से उधर लेके आते, उधर से इधर लाए तो क्या होता। तो इस पर अगर ज़्यादा मेहनत की जाए, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा और लगन से मेहनत की जाए, बच्चों से लिखवा के लिया जाए, 40 में से 10 ही बच्चों ने अगर सर एक क्लास के अंदर, तो 3 क्लास से 30 बच्चे तैयार होते हैं। अब 30 बच्चों की आपको पता है कि रहमानी 30 कोचिंग क्लासेस बोलो, या फिर इंद्र कुमार की जो क्लासेस यूपी में चल रही, बच्चे मेरिट निकले वहाँ से, तो होता है। मेरा बस वही सर हमेशा ये रहा, समाज से भी टीचर से भी, कि सिर्फ नंबर को ही अपन ने कामयाबी समझ ली। 92 नंबर लेना कामयाबी नहीं है सर, कामयाबी है कि तालीम से बच्चे की पूरी जो है तो सर्वकष मूल्यमापन मराठी में बोलते हैं अपन, हम जो है तो उसकी तरक्की हो। गांधी जी के एजुकेशन का जो डिफिनेशन है जी, एजुकेशन इज अ ऑल राउंड डेवलपमेंट, जी है ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। जब तक वो बच्चे के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होता, वो उसका एजुकेशन कंप्लीट होता ही नहीं। जी, उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास और उसका एजुकेशन प्राइमरी में बच्चे को दो देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम पर कुछ ऐसी बाइंडिंग आती है, गवर्नमेंट ने भी लगा आप सिलेबस क्या कर रहे हैं, आप सिलेबस क्यों नहीं पढ़ा। सही बात है, ये बात उस वक्त हम चाहकर भी जैसा बच्चे का बेसिक नहीं बना, क्योंकि हमें मुझे भी जवाब देना पड़ता है, सिलेबस कोर्स पूरा करना है, टेस्ट लेना है, ये लेना, तो कहीं ना कहीं जैसा कुछ ना कुछ जैसा खामियाँ। अब ये सर वही बात कर ली थी हमारी इतनी देर से, अब ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। बेस का जैसा बनाना सर, ये चाहते हैं अपन भी अपने पास में भी बच्चा आता है जैसा 5वीं में 6वीं में, तो अपन सबसे पहले बेस ही लेते हैं उसका, है ना। मैं तो गिनती लिखा के लेता हूँ, जब मेरे पास में बच्चा आता तो गिनती लिखाता 100 तक गिनती। ऐसे बच्चे भी रहते कि जिनके लिए मुश्किल हो जाता 100 तक गिनती लिखना,
अपन कोई अदद बोलो तो वो अदद लिखना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब ये प्रोसेस करते करते अपन आगे बढ़ते कि भाई बच्चों को गिनती याद कराओ, फिर पहाड़ों की तरफ, पहाड़े तो अभी तो ज़रूरत भी नहीं है, 2 इंची अदद की जमा, 3 इंची अदद की जमा, वज़ा, ज़रब, तक़सीम, 4 अमल जो है तो मैं 1 महीना लेता हूँ तकरीबन। लेकिन सर फिर भी बच्चे आगे पहुँचने पर या मेरे पास से आगे 9th 10th में जाने पर उनके पास में अगर कुछ नहीं बचता है तो उसके लिए जैसे टीचर मैं जिम्मेदार हूँ, मैं ये नहीं मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चे और वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। तो अपन क्या करते सर, जैसा मैं ये करता हूँ कि साहब मेरे पास में ये बच्चे आ गए 1 से 5 वालों ने कुछ नहीं करे, मैं ऐसा पीछे 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 ब्लेम देते जाते, तो ये ब्लेम कब तक चलेगा, मेरा ऐसा बोलना है, ये कब खत्म होगा ब्लेम देना? ये ब्लेम नहीं है सर। हाँ। ये असल में मेरे पास में ये बता, जब अपन जैसा बोलने लग जाते कोई डिस्कशन हो रहा कोई चीज़ का, तो आप जाके वो वहीं पर ही आता है। ये ब्लेम नहीं है, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, सच्चाई है। अगर सच्चाई अगर आपको देखना है तो आप जब 11th की जब एडमिशन हो जाएंगी तो ये आपकी बात नहीं हो रही सर, नहीं, ये तो पूरे बच्चे आ रहे हैं ना, हर जगह से बच्चे आ रहे हैं। ये ना आपकी बात है ना मेरी बात है सर। मेरे पास में भी जैसा 5वीं में बच्चा है, नहीं तो वो उसको अलिफ बा ता भी नहीं लिखते आता, ऐसा मैं आपकी जो क्लास की जवाबदारी जो है अलिफ बा ता नहीं आ रहा, गिनती 100 तक उसको लिख कर नहीं आ रही। तो भाई 5वीं में आने के बाद में बच्चे को 100 तक गिनती तो आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ पा रही उसको। क्या ऐसा जरूरी नहीं कि वो टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, ऐसा नहीं है, उसने मेहनत नहीं किया होगा, ऐसा भी नहीं है। वही बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने 9th और 10th का नहीं बोला, आपने सुने होंगे मेरे जुमले, मैंने क्या बोला हूँ 7वीं 6ठी या 8वीं, ये 3 में अगर आपने मेहनत की है तो आपको कोई बोर्ड के एग्जाम का कोई टेंशन नहीं है, ना ही वहाँ पर नीट और JEE के लिए बच्चे वहाँ पर डायरेक्ट बैठ रहे कुछ हो रहा। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पर 11th-12th के बेस पर जो सिलेबस पूछा जाता है वहाँ पर अपन ये चीज़ को नहीं कर सकते कवर, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता अपने पास में। तो अगर अपने को वाकई में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो अपने को यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा, या अगर मिलजुल के करेंगे, सब मिल के करेंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। 1 ही महीना लगता बेस बनाने में, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, 1 महीना नहीं। तो उसके लिए तो बाकायदा स्कूल को एक मुकम्मल तौर पर एक मंसूबा बनाना स्कूल को। वही बोल रहा हूँ, जैसा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, खासतौर से स्कूल में स्कूल के डेवलपमेंट के पीछे जो बड़ा जो हाथ होता है वो स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है वो खास होता है। स्कूल अगर अपने तरीके से अगर ऐसे मंसूबे बनाए और उसको प्रॉपरली उसके लिए निगरान का तयन करे और प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट करे कि भाई आपको ये करना है, टारगेट देकर किसी काम को टारगेट लेकर अगर काम किया जाए ना तो वो टारगेट में आप नियर अबाउट 50% तो जाती है। अगर आपके पास में टारगेट नहीं है तो आप वो टारगेट की तरफ बढ़ना भी, क्योंकि आपके पास में क्या है, कोई भी काम को करने के लिए जो है उसकी शुरुआत ज़रूरी है। तो आपने क्या करे, आज कोई काम छोड़ के चले गए, आज दूसरे दिन के लिए वक्त क्या कभी कभी क्या होता है कि मेरा एक क्वेश्चन है, बोलिए। थोड़ा सा आसान है, आप सबके, मेरे भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, आपके भी बच्चे पढ़ते हैं, आपके भी पढ़ते ही होंगे तकरीबन। प्राइवेट स्कूल के बच्चों के मेयार और अपनी सरकारी स्कूल के बच्चों के मेयार में फ़र्क क्यों नज़र आता है, इसकी वजूहत, असबाब? इसका जहाँ तक मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगा, खास तौर से ये होता है कि एक तो वहाँ पर जो माहौल है प्राइवेट स्कूल्स के, वहाँ पर हर पेरेंट्स ने एक तो पेमेंट किया हुआ है, पैसे उनके लगे हुए हैं, तो वो एक थोड़ा सा उनके बाद में अहमियत बढ़ जाती है। चाह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर जहाँ पैसा खर्च होता है उसका कुछ ना कुछ ज़्यादा एहसास इंसान के अंदर रहता है, अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ मैं, ये ट्यूशन फीस भर रहा हूँ, तो कहीं ज़ाया ना हो, तो पेरेंट्स खास अटैचमेंट में रहता है उसके बच्चे को, जा रहा है नहीं जा रहा है, या कि लाना छोड़ना। इसके अलावा एक ट्रेंड बना हुआ है प्राइवेट स्कूल के अंदर, तो वहाँ के बच्चे ट्यूशन्स क्लासेस, कोचिंग क्लासेस को भी ज़्यादा जोर देते हैं, लिहाजा उधर से उनको कितना कुछ एजुकेशन मिलता रहता है। तो ये सारी बातें हैं जो मतलब बच्चे के मियार को बढ़ाता है। और गार्जियंस का उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा। और नगर परिषद और जिला परिषद के स्कूल में अपने बच्चे को अगर डालती है तो गार्जियंस जो है बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं, उनको मालूम है। लेकिन तो अभी सारी अभी डिस्कस चल रही, सारी चीज़ों में निचोड़ ये है कि जब
प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट के स्कूल में क्या फ़र्क है और क्या वजह है कि वहाँ पर जो है बच्चे तालीमी मैदान में गवर्नमेंट स्कूल के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की पज़ीर है। तो मुझे लगता है कि हमको जो है उन स्कूल्स की कॉपी करते हुए उस तरीके के प्रोजेक्ट हमारे स्कूल में चलाने होंगे और सरपरस्तों का इन्वॉल्वमेंट इस प्रोसेस में लेना होगा। ये उम्मीद के साथ जो है आज की ये डिस्कस को इख्तिताम पर पहुँचती है। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक, बहुत लंबी हो गई।